लौट रही हूँ। राजकुमार भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी, आप कैसे देख रहे हैं इन मुलाकातों को? कल से सीएम दिल्ली में हैं और आज पीएम से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, मेरा देखना कोई अलग नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत और हर आदमी ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी झगड़े झंझट हैं। योगी आदित्यनाथ जी से पार्टी निराश है। योगी आदित्यनाथ जी ने 4 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास का कोई काम किया नहीं है। पार्टी की बदनामी की है, पार्टी को कमजोर किया है, कुछ वर्गों की घोर उपेक्षा की गई है। वो वर्ग सड़क पे खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि हमारा अपमान किया गया, हमारा उत्पीड़न किया गया है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूरी गत होने वाली है आगामी चुनाव में, इसलिए उन्हें हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वो अड़े हुए हैं अपनी जीत पे कि मैं ना तो हटूंगा ना किसी को मंत्री बनाऊंगा। लिफाफों का आदान प्रदान हो रहा है, दिल्ली से लिफाफा भेजा जाता है गवर्नर के पास, निर्देश दिया जाता है योगी जी को। योगी जी मानते नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व की बात मानते नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4 भारतीय जनता पार्टी है। एक भारतीय जनता पार्टी एम यानी नरेंद्र मोदी, एक भारतीय जनता पार्टी वाई यानी योगी जी, एक भारतीय जनता पार्टी एन यानी नागपुर से जो संचालित होती है, एक भारतीय जनता पार्टी के यानी कि केशव प्रसाद मौर्य। चारों भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रही है। सड़क पर रायता बिखरा हुआ है। आप तो पीएम के स्टाइल में बात कर रहे हैं जी, पीएम के स्टाइल में बात कर रहे हैं आप राजकुमार भाटी जी। समझ नहीं पाया मैं किस स्टाइल में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्टाइल में बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ। मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनकी स्टाइल से मुझे क्या कर सकता हूँ मैं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके ठीक है सर, मैं एक अपडेट ले लेती हूँ जल्दी से। आ रही हूँ सर, मैं एक अपडेट ले लेती हूँ। रमन, अभी अपडेट क्या है? मुलाकात को थोड़ा वक्त तो हो गया है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात चल रही है, क्योंकि कुंदन ने भी जिक्र किया था और इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सरकार और संगठन से नाखुशी काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए बीएल संतोष जो कि संगठन महासचिव हैं और राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने 2 दिन तक कैंप किया, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कैंप किया और संगठन से जुड़े कई नेताओं से बात की, 1 to 1 बात की, मंत्रियों से मुलाकात किया। उसी वक्त इसका एहसास हो गया था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया, उस अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब मीडिया में कयास लगाया जा रहा है, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं हो रही है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि खुद वो वाराणसी से सांसद हैं, अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, इन सब के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत एक बड़ा मुद्दा है और उसमें कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए अमित शाह से 90 मिनट की मुलाकात कल हुई, अभी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात चल रही है और कुछ ही देर के बाद फिर जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। रमन, एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि कोरोना का जिक्र किया कुंदन ने, उसी से मुझे बात याद आ रही है कि जो सेकंड वेव आई थी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की काफी आलोचना हुई थी सेकंड वेव में, जिस तरीके से मामले बढ़े। उसके बाद से आपने देखा कि रिव्यू मीटिंग भी हुई दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब दिल्ली में टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग हो रही है। तो जो पॉइंट आपने रेज किया कि दूसरे जो सहयोगी पार्टियां हैं 2022 में बीजेपी उन पर फोकस कर सकती है, क्या यह एहसास हो गया है कि अकेले दम पर अब लड़ना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, इसलिए पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरा जाए? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि अनुप्रिया पटेल से अचानक अमित शाह की मुलाकात होती है, काफ़ी देर तक मुलाकात चलती है, उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में बातचीत होती है। उसके बाद और भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत हो रही है। ए.के. शर्मा की मुलाकात हुई है कल कई नेताओं से। तो ये जो फीडबैक प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ले रहे हैं अलग अलग मुलाकात करके, उनको ये एहसास हो गया है कि योगी आदित्यनाथ पे सिर्फ और सिर्फ भरोसा करके चुनाव जीतना रिस्क होगा। इसीलिए सबको साथ लेकर चलने में भलाई है, क्योंकि जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव
सामूहिक तौर पर लड़ा गया था। बीजेपी के सभी नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़े थे और पार्टी को कामयाबी मिली थी। उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से अपनाया जाएगा। चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बाकी जो बड़े चेहरे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था। यानी कि कई ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका इस्तेमाल पार्टी, संगठन या सरकार में नहीं कर रही है और उन सब की नाराजगी को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा दूर करेंगे। ठीक है रमन, जो अभी आपने बात उठाई है इसी पर मैं विनोद सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनोद सर, मैं आपसे कल भी मैंने आपसे बात की थी, आज फिर मेरा सवाल है। जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने पॉइंट रेज किया है कि 2017 में जो फॉर्मूला था मिलकर चुनाव लड़ने का, क्या 2022 में उसी बेस पे, उसी आधार पर बीजेपी फोकस कर रही है? इसीलिए अनुप्रिया पटेल ने भी मुलाकात की, संजय निषाद ने भी मुलाकात की और अब योगी जी पीएम के साथ हैं इस वक्त। देखिए, फार्मूला तो 2017 का ही चलेगा, क्योंकि 2017 में जो 325 सीटें मिली थी वो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिला। यानी जब 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई उसके बाद भी नहीं मिला और जब कारसेवकों पर गोली चली तब भी नहीं मिला। तो निश्चित रूप से 2017 का जो फार्मूला था वो फार्मूला ही सबसे ज्यादा कारगर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें एक अम्ब्रेला बनता है और अम्ब्रेला बनता है जिसमें सारे सवर्ण, उसके अलावा नान यादव, ओबीसी, नान जाटव, दलित सब मिला करके जो है उसका वोट परसेंटेज जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि विपक्ष उस समय धराशायी हो जाता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन पिछले कुछ वर्षों से लगातार बीजेपी जो है महसूस कर रही है कि टूट गया है। जैसे ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर के तमाम सारे आरोप सरकार पर लगते रहे। इसके अलावा ओबीसी, जब केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया उसके बाद से ओबीसी की नाराजगी भी सामने आई। जिस तरह अनुप्रिया पटेल जो है अब तक बिल्कुल अलग थलग रही, तो कुर्मियों की नाराजगी भी सामने है। इसके अलावा दलित उत्पीड़न की कई घटनाएं हुई। तो कुल मिलाकर के वो एक अम्ब्रेला टूटता सा नजर आया है, इसीलिए दोबारा उस कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की जा रही है। जितिन प्रसाद की एंट्री ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा कांग्रेस में रह के वो उठाते रहे, तो अब वो उसी योगी सरकार के पक्ष में खड़े होंगे, योगी जी के साथ खड़े होंगे। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल मिली है, प्रवीण कुमार निषाद मिले हैं भारतीय जनता पार्टी नेताओं से, तो कहीं ना कहीं जो है जो पिछड़े हैं उनको भी साधने की कोशिश है। कोशिश ये भी है कि एक दलित को भी शायद जो है कैबिनेट मंत्रालय में जगह और दी जाए दलितों को, तो दलितों की भागीदारी बढ़ाई जाए, पिछड़ों की बढ़ाई जाए, सवर्णों की बढ़ाई जाए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उसी पुराने 2017 के फार्मूले से पर ही चुनाव मैदान में जाना चाहती है और उसमें हिंदुत्व का तड़का भी साथ में रहेगा, क्योंकि हिंदुत्व जो है भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है और योगी आदित्यनाथ तो हिंदुत्व के साक्षात प्रतीक हैं। तो इसलिए जो है उनके नेतृत्व में जाने का मतलब ही हिंदुत्व मुख्य एजेंडा होगा और साथ में जातियों का समीकरण भी बनाया जाएगा। सर, विपक्षी पार्टियों के लिए कोई राय है आपकी? आप देख रहे हैं कि बीजेपी अभी 6 महीने हैं उससे पहले तैयारी में जुट गई है, लेकिन विपक्षियों की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं। देखिए, विपक्षियों की तरफ से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी बैठे हुए हैं इसमें वार्ता में, तो ये बेहतर बता सकते हैं। लेकिन विपक्षियों में अभी स्थिति ये है कि अभी जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं उससे विपक्षियों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई, जबकि इस तरह का आकलन जो है बहुत जल्दबाजी है। अभी चुनाव में 8 महीने हैं और भाजपा का जो पूरा तंत्र है, जो मशीनरी है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी जी हैं, इन सब लोगों को मिला करके ये एक जो है जिस तरह नैरेटिव बदलती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें उसका जवाब विपक्षियों के पास क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और विपक्ष एकजुट तो है नहीं, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करेगी, मायावती जी अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी भी अकेले ही जाएगी मैदान में। तो विपक्षियों के पास अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमीन पर तो भी विपक्ष नहीं उतरा है, लेकिन विपक्ष उत्साहित जरूर है पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद से, और खासकर किसान आंदोलन को लेकर के और कोरोना में जिस तरह से तबाही हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर के विपक्ष के अंदर एक ये भरोसा जरूर बढ़ा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत कठिन चुनौती है और विपक्ष चाहे तो चुनाव जीत सकता है। लेकिन विपक्ष के लिए मेरा ये कहना है कि सिर्फ कमरों में बैठ करके आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आप सड़क पर नहीं उतरे, अगर आप जमीन पर नहीं उतरे, लोगों के बीच नहीं गए, तो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक संघ का तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसके पास सरकार है, केंद्र की सत्ता है, बहुत सारे साधन है, नेता हैं, तो फिर उसका मुकाबला आसान नहीं होगा। तो आपका सवाल मैं भाटी जी से पूछ लूं क्या सर? बिल्कुल पूछिए। भाटी जी,
जी ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विशाल राज्य है और उत्तर प्रदेश की गरिमा रही है और देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश हमेशा नियंत्रित करता रहा है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, सब लोग कहते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की ये दुर्गति कर दी है कि अभी कुंदन सिंह जी ने 4 नाम लिए कि उत्तर प्रदेश को कौन नियंत्रित कर रहे हैं। कुंदन सिंह जी की मुंह से जो 4 नाम आए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, ये चारों में से कोई भी उत्तर प्रदेश से नहीं है। आज हालात ये हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश को बाहर के लोग संचालित कर रहे हैं, तो इसकी पीड़ा भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों में। और जो आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इस सड़क पे नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पर है। किसान आंदोलन में हमारे हजारों लोगों की गिरफ्तारी, अभी कोरोना में हमारे लोग ही सड़क पर दिखाई दिए हैं, उनकी सेवा करते हुए, दवाई बांट रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर दे रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पर है और पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है वो कोई मामूली रिजल्ट नहीं है। 2/3 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आई है। और बीजेपी की सरकार में हमारे कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे आप अभी थोड़े आगे आने वाले दिनों में देख लेंगे, 1-2 सप्ताह में। जबकि बीजेपी तमाम हथकंडे अपना रही है, पैसे बांट रही है, अपराधियों का प्रयोग किया जा रहा है। 2022 की जीत मत समझ लेना आप, यही कह रहे हैं विनोद जी। 2022 की जीत इसको मत समझ लेना। तो आपने मुझसे पूछा? जी भाटी जी, आपसे ही पूछा। 2022 में तो दीवार पर लिखी इमारत की तरह स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ आ रही है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 में जो उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य शुरू किए थे, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे वो लेके जा रहे थे। तभी 2017 में सरकार चली गई आपकी। बच्चों को लैपटॉप दे रहे थे, कन्या विद्याधन दे रहे थे, महिलाओं को पेंशन दे रहे थे, और उसके बावजूद भी आप सरकार नहीं बचा पाए। 2017 में हाथ धोना पड़ा आपको सत्ता से। 2017 का जो चुनाव ठीक है, चारू प्रज्ञा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से, और मानस श्रीवास्तव भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने जो बात उठाई थी भाटी सर, भाटी जी आपने जो बात उठाई है उसमें चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है। उसके बाद विनोद सर मैं आपके पास आती हूँ। जी चारू प्रज्ञा बोलिए। जी विपनेश जी, मैं भाटी जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ। जब ये बोलते हैं हमारे नेता अखिलेश यादव जी, मैं याद दिला दूं भाटी जी को कि समाजवादी के जो नेता थे वो तो मुलायम सिंह जी थे, और जब तक मुलायम सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते थे समाजवादी का कुछ अस्तित्व होता भी था। जब से अखिलेश जी आए हैं और अपने आप को नेता बताने लगे हैं, आप तो चुनाव पे चुनाव हारते ही आए हैं भाटी जी। दूसरी बात यह है, कोरोना का समय चल रहा है, देश आपत्ति में है। इस आपत्ति में जनता का साथ निभाने के बजाय समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आपके नेता ने जाके बोला ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाइए। अपनी जान की जिस दिन चिंता लगी जाके खुद वैक्सीन लगवा ली। तो इस तरीके से ना जमीन पे काम होता, ना जनता की सेवा होती, और जनता को ये चीजें याद रहती है, पता रहती है। भाटी जी जवाब देना चाहेंगे आप? क्या मेरे कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है क्या? चारू जी जो तर्क रख रही है कि कभी नेता मुलायम सिंह जी होते थे, ये क्या तर्क रहता? राजनीति में चलता रहता है समाज में। कभी नेता आडवाणी जी होते थे, आज आडवाणी जी की क्या गति है उत्तर प्रदेश में। कभी उत्तर प्रदेश के नेता राजनाथ सिंह जी होते थे। चारू जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, ना मैं बोलता हूँ कभी, कृपया मुझे मेरी बात सुनना। जमीन पे काम करना, मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है, और ये समय वो ही जीत सकता है चुनाव जो जनता के साथ तत्पर खड़ा रहता है, जमीन पे काम करता है, जड़ों से जुड़ा रहता है। और अखिलेश जी का हमने देखा है उनकी सोच क्या है। उनकी सोच पहले परिवारवाद पे चलती है, उसके बाद अपनी राजनीतिक चलती है। जनता का भला तो बहुत बाद में आता है उनकी लिस्ट में। भाटी जी। चारू जी कृपया मुझे भी अवसर दें बोलने का। मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनी थी। आपको हक है ये कहने का, जो आपको आपका IT सेल दे के भेजता है मसाला, वो आप चैनल पे बोलेंगी जरूर। अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाएंगी, इस पर तमाम आरोप लगाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है। चारू जी कृपया बोलना तो है। चारू जी ऐसे तो डिबेट नहीं होती यहाँ पर जो नहीं हम वो विमलेश जी। ठीक है चारू जी सुन लेते हैं, चारू जी भाटी जी को सुन लेते हैं। भाटी जी बोलिए। देखिए चारू जी का कहना है कि अखिलेश यादव सक्रिय नहीं है। चारू जी, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को साइकिल से नापा है। एक एक विधानसभा में साइकिल पर चढ़ के गए अखिलेश यादव जी। उनसे ज्यादा मेहनत आपके नेता क्या करेंगे? अखिलेश यादव जी आज भी एक एक विधानसभा पे उनकी नजर है, एक एक विधानसभा के लोगों से मिलके 2022 की तैयारी कर रहे हैं, और हम आपको 2022 में धूल चटाएंगे, ये मेरा वादा है आप पे।
समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लेके चुनाव में उत्तर प्रदेश में आएगी, आप चिंता ना करें। बातों से धूल कब चटाई जाती है भाटी जी, आप ये सोचिए ना खुद, ये सभी बातों से नहीं, वोटों से चटाएंगे, चुनाव परिणाम से चटाएंगे। जिला पंचायत में अभी पंचायत चुनाव में चटा दी हमने, और हमने तो इन्हें तब धूल चटा दी थी जब चारू जी मैं आपकी ऑडियो ठीक कराती हूँ, थोड़ी ब्रेक हो रही है चुनाव जीतने के लिए। 1 मिनट चारू जी, ऑडियो ठीक कराती हूँ। यही बात तो विनोद सर कह रहे हैं कि आपने ये मान लिया कोरोना आ गया, आपने मान लिया पंचायत चुनाव में जीत हो गई तो आपने जीत मान ली। तो विनोद सर इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी जल्दबाजी है, जरा जमीन पर भी तो उतरिए, जैसे बीजेपी ने उतरना शुरू भी कर दिया है। विनोद सर, हम ऐसा नहीं मान रहे और हमारे मानने से कुछ नहीं होगा विपनेश जी। वो आपकी बात में कुछ कहना चाह रहे हैं, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। जी नहीं देखिए, मैं अखिलेश जी की योग्यता और क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं लगाना हूँ। अखिलेश जी युवा है और 2012 में उनकी मेहनत से ही समाजवादी पार्टी को 225 सीटें मिली थी, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी जी ने जो कहा कि उन्होंने साइकिल से पूरा उत्तर प्रदेश नापा था, सही बात है। और चारू जी के लिए मैं ये कहूंगा कि चारू जी पार्टियां चुनाव हारती जीतती रही हैं। 1993 के बाद से लगातार 2017 तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, राजनाथ सिंह जमीन पर नहीं उतरते थे या मेहनत नहीं करते थे, वो परिस्थितियां होती है पूरे चुनाव की। तो इसलिए जमीन पर सब उतरते हैं, अखिलेश भी उतरे हैं। लेकिन मैं खाली एक बात जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, और राजकुमार भाटी जी आपको तो बेहतर पता होगा क्योंकि आप इतने पुराने नेता हैं, कि मुलायम सिंह जी जो है चुनाव हारने के बाद कभी बैठते नहीं थे घर पे। और वो अब तक मुझे लगता है अगर उनके हाथ में समाजवादी पार्टी की कमान होती तो अब तक कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश का 50 बार जो है वो दौरा कर चुके होते एक जिले का। ये तो उनके अंदर क्षमता थी। हो सकता है अखिलेश जी भी अब निकले बाहर, क्योंकि पिछले 2 साल से तो कोरोना का काल चल रहा है, लगभग 1.5 साल हो गया है, तो इसमें तो सारे सार्वजनिक कार्यक्रम बंद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब समय जो है सड़क पर विपक्ष का आने का है। सड़क से मेरा मतलब लोगों के बीच जाने का है, सीधे जाने का है। ओके, मैं इस पर विनोद सर, ये क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, इस पर मैं जवाब भाटी जी से लूं, उससे पहले मानस आपके पास आ रही हूं। ये मुलाकात दिल्ली में हो रही है, लेकिन वहां लखनऊ में क्या सुगबुगाहट है, क्या हलचल है? देखिए, स्थिति बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कश्मकश चल रही है, जो मंथन चल रहा है, उसके पीछे 2-3 वजह है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से हार हुई, तो 2022 के चुनाव को लेकर के संघ खुद बहुत एक्टिव हो गया और वो लगातार संगठन और सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित करने के साथ साथ एक प्रबंधन की एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है। 3-4 बड़ी अहम बातें हैं जिसको लेकर के ये सारी कवायद चल रही है। पहला तो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को, ये एक बड़ी वजह है। दूसरा कि अगड़ी जातियों का पिछले कुछ वर्षों में उनका भी एक बंटवारा हुआ है, वो बट रही है। जैसे पहले वो सीधे सीधे योगी और मोदी के पीछे इंटैक्ट थी, वो उस तरीके की स्थिति अब नहीं है। तो अगड़ी जातियों का बंटवारा और साथ ही साथ जो दलित और पिछड़ा वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उनको लेकर के भी एक अजीब सी उहापोह की स्थिति है, एक अजीब सी उलझन है कि पता नहीं क्या स्थिति होगी। और उस पर सबसे जो अहम बात है वो है किसानों का लगातार आंदोलन और उनकी नाराजगी। तो ये 3-4 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी ही से ही रणनीति तैयार करना शुरू करी। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ संगठन में फेरबदल का या मंत्रिमंडल विस्तार तक ही सीमित नहीं है, इसके बहुत आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही। इसीलिए आप देखेंगे कि अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की, यानी हो सकता है कि आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार अगर होता है तो उसमें जो सहयोगी दल है उनको कुछ और उनको सीटें मिल सकती है, कुछ और उनको जगह मिल सकती है, उनका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कुछ नए लोगों के साथ हाथ मिलाया जा सकता है। तो ये तमाम कवायद चल रही है 2022 के चुनाव को लेकर के। और चूंकि ये भी देखिए एक बहुत बड़ी वजह है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव का जो भी नतीजा होगा उसका निश्चित तौर पर 2024 में उसका असर जरूर दिखाई पड़ेगा। तो ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। बाकी सारी बातें अपनी जगह है। कुछ लोग कह रहे संगठन में बदलाव होगा, फिर बदल होगा, कुछ लोग नाराजगी की बात कर रहे हैं, बहुत से लोग AK शर्मा की भूमिका को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर ये 2-3-4 मुद्दे जो अभी मैंने आपको बताया जिन पर लगातार मंथन चल रहा था, ये सबसे अहम। और इसी मुलाकात जो लगातार हो रही है इसको इससे जोड़ के देखा जाना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने आप को जो 2017 के चुनाव थे उसके मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से मजबूत कर सकती है, उसको लेकर के ये मंथन चल रहा है। क्योंकि देखिए आप मुद्दे बहुत सारे हैं जो बीजेपी से लोगों के भीतर नाराजगी पैदा करते हैं। महंगाई उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
किसानों का आंदोलन उस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगड़ी जातियों के बीच जो बंटवारा चल रहा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मानस, ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए, इस पर चारू जी से मैं जवाब लूंगी। किसान आंदोलन है, पंचायत चुनाव है, कोरोना की सेकंड वेव है और महंगाई है, ये बड़े मुद्दे हैं, छोटे नहीं है। मैं चारू जी से जवाब लूं उससे पहले रमन आपके पास आ रही हूं। रमन, हमने देखा कि कुछ जो बैठकों का दौर चला संगठन लेवल पर वो खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होते हैं तो दिल्ली तक मीटिंग शुरू हो गई, सीएम को आना पड़ा। तो क्या यह माना जाए कि जितिन प्रसाद को भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है? यह भी एक चर्चा का विषय रहेगा बड़ा। देखिए, जितिन प्रसाद तो एक छोटी कड़ी हैं। उन्हें वो ब्राह्मण नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की है और जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि 4 MLC बनाए जाने हैं उत्तर प्रदेश से। रमन, एक मिनट इस पर जवाब लेते हुए, बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, एक निशाना बीजेपी पर, ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला। ये बड़ा बयान है कि बीजेपी डूबती हुई नैया, हम सवार नहीं होंगे। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चल रही है, स्पीच ये ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला हुआ है। कह रहे हैं कि बीजेपी तो डूबती हुई नैया है, हम सवार इस पर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम सहयोगियों की बात कर रहे थे। क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चल रही है? और साथ ही उन्होंने एक जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण कही कि कुछ भी हो जाए सीएम तो बाहर से ही बनाती है बीजेपी, हम अंदर चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। रमन, मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले आपसे चारू जी, आपसे इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। देखिए विपनेश, मैं आपके पत्रकारों की भी बात सुन रही थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी एक मात्र पार्टी है जो जमीन पर रहकर। नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने जो आप पर निशाना साधा है उस पर जवाब दीजिए। डूबती हुई नैया बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हम कितना भी साथ दे दें, सीएम तो आप बाहर से लाके बना देते हैं, उत्तर प्रदेश से उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी भी जो सीएम है वो उत्तर प्रदेश से बहुत बार सांसद रह चुके सीएम है, जैसे हरियाणा में आपने किया, कई राज्यों में आप ऐसा करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है विपनेश। यहाँ पर डिसिप्लिन चलता है और जिसको कार्यकर्ता चुनते हैं और आगे करते हैं वो टीम को लीड करता है, प्रदेश को लीड करता है और इसी तरीके से आगे चला जाता है। मैं इश्यूज की बात कर रही थी, तो इश्यूज अगर कहीं बड़े खड़े होते हैं, जनता को ये भी समझ है कि इन इश्यूज को सुलझा कौन सकता है। कौन ऐसा नेता हो सकता है कि जिसकी देख रेख में उनकी आपत्तियां दूर होंगी। और इस समय में उत्तर प्रदेश में और कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी लीडर इस स्तर का है ही नहीं जिसपे ये आप कैसे कह सकती हैं? ये बहुत जल्दबाजी नहीं है क्या चारू जी? बिल्कुल जल्दबाजी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है क्या आपको? नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ रीजन क्यों। कांग्रेस एक पार्टी है जहाँ से नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और वो रीजन भी बताते हैं। अब कांग्रेस को आप कोसते हो कि कांग्रेस तो अब बाहर निकल गई है, फिर उन्हीं के नेताओं को पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं। ये बात नहीं बोलनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं 1 मिनट, चारू जी आपके जवाब का आंसर मैं लेती हूँ, लेकिन रमन, ये जो स्टेटमेंट आई है ओम प्रकाश राजभर की, ये वहां पर चिंता बढ़ा रही है बीजेपी की, जो सहयोगियों के साथ जाने की बात कर रही है बीजेपी। इतना आसान नहीं होगा डील करना सहयोगियों से। रमन, देखिए विपनेश, ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनका अपने कम्युनिटी पे, अपनी जो जाति है, अपना जो समाज है, वहाँ पे काफ़ी दबदबा है। लेकिन जो नाराज़गी अभी देखने को मिल रही है बाकी मंत्रिमंडल के सदस्यों या संगठन के नेताओं के बीच में, वही नाराज़गी ओम प्रकाश राजभर के सामने भी थी और उन्हें मंत्रिमंडल से अलग होना पड़ा। अब जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत पार्टी आलाकमान या कहें कि प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने फैसला किया है कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पहले जिन्होंने काम किया है, जिनके साथ हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के वक्त चुनाव लड़ा था और साथ में सरकार बनाई थी, उन सब की नाराजगी खत्म करके वापस किया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से अभी फीलर दिया गया था, कुछ छोटे नेताओं ने मुलाकात की थी, उन्हें कुछ संदेशा भेजा था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा से नहीं हुई है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को
ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया वो उसे नहीं भुला पा रहे हैं या अब फिर से वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी नेता हैं, चाहे जिनकी मुलाकात कल अमित शाह से हुई, अनुप्रिया पटेल से लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं या बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का अभियान पार्टी चला रही है, उनसे जो भरपाई है वो भरपाई करने की कोशिश पार्टी लगातार कर रही है। और पार्टी को ऐसा लगता है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ना बड़ा रिस्क होगा, इसीलिए सामूहिक तौर पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ठीक है भाटी जी। अनुप्रिया माफ कीजिएगा, चारू जी कह रही हैं कि यूपी में कोई चेहरा ही नहीं है, बताइए कौन आएगा सामने योगी जी के? यूपी में चेहरा नहीं है। आप नोएडा से चलिए लखनऊ के लिए और गोरखपुर तक जाइए, आपको जगह जगह अखिलेश यादव की बनाई हुई बिल्डिंगें दिखाई देंगी, अखिलेश यादव की बनाई हुई सड़कें दिखाई देंगी, स्कूल कॉलेज दिखाई देंगे, कहीं मेट्रो दिखाई देगी, कहीं पार्क दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने जो शानदार उनके 100 काम में एक सांस में गिनवा सकता उत्तर प्रदेश में जो किए ऐतिहासिक काम। अगर चारू जी एक काम गिनवा दे योगी जी का, सिवाय ये कि हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसवा दिए या वह जाके बनारस में दिए जला दिए, इस तरह के धार्मिक पूजा पाठ तो हम अपने घर में करते हैं, ये सार्वजनिक रूप से दिखावे के लिए करते हैं। तो ये जो कहना है, और जो अभी रमन जी ने 2 नाम लिए, अरविंद शर्मा और ये अपने आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, इन दोनों को तो योगी पे अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। जितेंद्र प्रसाद तो पिछले 1 साल से योगी के खिलाफ यात्राएं निकाल रहे थे। ब्राह्मण चेतना परिषद ये कहते थे योगी ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है, ब्राह्मणों का दमन किया गया है, 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। सार्वजनिक पूजा करते हैं, उनकी आस्था पर आपने सवाल उठा दिया है। लेके आई है। ऐसा नहीं, आप भी करते होंगे सार्वजनिक पूजा तो जाकर। बताइए भाटी जी देखिए, मुझे लगता है आप और आपके नेता किसी क्लाउड पर सवार है, बादल पर बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीन की असलियत ये है कि आप उसके बाद चुनाव हारते आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन बना चारों से आप दंगा करा के एक चुनाव जीत सकती हैं, बार नहीं जीत सकती हैं। आपको नहीं, एक चुनाव नहीं, हमने आपको 14 जीत के दिखाया, हमने आपको 17 जीत के दिखाया, हमने आपको 19 जीत के दिखाया, और अभी आने वाला 22 भी इसी तरीके से जीत के दिखाएंगे और अपने दम पर जीत के दिखाएंगे। यहाँ पर आपके जैसे षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं कि आज किसी को गाली दे रहे हैं, कल बुआ भतीजा मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी के लड़के बन जाते हैं राहुल जी और अखिलेश जी। मैं बोल सकता हूँ क्या? ये मुझे बोलने नहीं देंगे क्या चारू जी? नहीं, आप क्या डिबेट इस तरह चलेगी? एक ही सवाल है, एक स्पष्ट सवाल है, अगर इतने ही अच्छे नेता हैं अखिलेश जी जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके बाद हर बड़े चुनाव को लगातार हारते क्यों आए हैं? ठीक है, जवाब दो क्यों? भाटी जी बोलिए, जवाब दीजिए। कैसे चलाएंगे? बोलिए। मैं चुनाव आप कैसे हार गए? मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि चारू जी की और उनकी पार्टी का ये वहम बना रहे, ये आत्मविश्वास, इनका आत्मविश्वास बना रहे, ये इसी गलतफहमी में बने रहे, और हम अपना काम कर रहे हैं जो हमें काम करना है। और जो चारू जी बार बार कहती हैं, जो आरोप लगाती हैं, पिटता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो ये कहते थे मैं डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप साथ में लड़ रहे हैं मायावती जी के, आप साथ में लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के, क्या हो गया फिर? 19 का भी तो भ्रम आपका छोटा मोटा तो नहीं था, इतना आपका तगड़ा भ्रम था। आपने वोट बैंक ऐसा बनाया कि यूपी की 3 लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आई, ज्यादातर सब जगह, करीब हर एक जगह। 17 की भी यही कहानी है। आपके सारे गठबंधन हर बार फेल होते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं क्यों। हो सकता है कि 22 में हालात अब अलग हो। चारू जी, 22 में हालात अलग हो सकते हैं। अब भाटी जी को बोलने दीजिए। भाटी जी बोलिए। हालात अलग इसलिए नहीं हो सकते। डिबेट का ठीक है चारू जी, 1 मिनट। अब भाटी जी को बोलने दीजिए। भाटी जी बोलिए। चारू जी का ये कहना है कि अगर आप इतने ही सक्षम थे तो अन्य पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी? इतने ही सक्षम थे तो 19 क्यों हारे, 17 क्यों हारे? ये कह रही है चारू जी। सुन लीजिए अब भाटी जी। देखिए ये जो चारू जी, एक तो जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तभी चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अगर आप सोचती हैं कि चिल्लाने से आपको वोट मिलेंगे तो आप खूब चिल्लाइए, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है भाटी जी बोलिए। डिबेट का अर्थ अपनी पार्टी का पक्ष रखना। चारू जी बोलने दीजिए, 1 मिनट। ये तथ्य रखिए। आप इस तरह चिल्लाएंगे तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ना सुनने वालों की समझ में आएगा, कुछ दर्शकों की कुछ समझ में। बोलिए भाटी जी।
आप जो लगातार ये कह रही हैं कि कभी उल्टे सीधे आरोप आप लगा रही हैं, कभी कह रही गठबंधन टूट गए। आपके गठबंधन किस किस से टूटे हैं? शिवसेना के साथ आपका गठबंधन है? ठीक है भाटी जी, मजबूरी एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करूंगी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फॉर ऑन लॉट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।